दोस्तों, आज हमें बहुत ही खुशी के साथ ये आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि यूपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये वो एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी कई लोग कई कई सालों से करते हैं। लोग बहुत से अपनी अपनी जवानी लोग इस एग्ज़ाम को दे देते हैं, पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं और लोग तैयारी करते हैं। फिर भी उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर मेहनत अच्छे से की जाए और लक आपका साथ दे और ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही हैं, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। ऑलरेडी आ चुका है। आप उसका लिंक की डाउनलोड, आप उसकी नोटिफिकेशन का लिंक आईएएस और आईएफएस दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं दोनों के नोटिफिकेशन को। और साथ ही साथ आपको फॉर्म फिल करने का लिंक भी, कि फॉर्म आप कहाँ से फिल करेंगे, तो वो आपको मैं बता दूं कि फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो लिंक है वो भी आपको लिंक भी मिल जाएगा, इसी इसी में नीचे मिल जाएगा आपको लिंक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको आपके सारे समस्याओं का समाधान जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप में से कई लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि आईएएस और आईएफएस में। आईएफएस को आप लोग, कई लोग जो है कह देते हैं कि ये इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि बिल्कुल गलत है। आईएफएस आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये इसका मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये होता है। तो आईएफएस को पढ़ा जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इंडियन फॉरेन सर्विस को पढ़ा जाता है आईफोर्स पढ़ा जाता है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग उस एग्जाम के बारे में डिटेल नहीं जान रहे हैं और कोई हमसे पूछ देता है तो हम उसके जवाब जब नहीं दे पाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस होता है कि हम उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें उसके बारे में पता भी नहीं, और कई बार लोग हमारा मजाक भी उड़ा देते हैं। हालांकि जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं उन पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी अपनी तो नॉलेज होनी चाहिए ना भाई। तो अपनी तो नॉलेज रखो आप लोग पूरी तरीके से। तो ये वीडियो हमने इससे पहले भी एक वीडियो बना दिया था जिसमें हमने यूपीएससी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक भी सोच रहे हैं कि भाई मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है। तो सिलेबस को उसमें हमने, उस वीडियो में हमने सिलेबस पर ज़्यादा फोकस किया था। इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी 2022 का कंप्लीट नोटिफिकेशन, पूरी डिटेल, अटेम्प्ट्स, एज लिमिट, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जो अगर आप एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो है सारी समस्या दूर हो जाएगी। और एक बार पीडीएफ, बस आपको समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपको बेसिकली ऑप्शनल का सिलेबस देखना पड़ेगा। बाकी मेन सिलेबस तो हम आपको इसमें दिखाई देंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी लग रही है आपको तो आप इसको 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं। आप इसको 2x या 1.5x अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको 2 गुना या 3 गुना या 2 गुना या 1.5 गुना, सॉरी 3 गुना नहीं, 1.5 गुना आप स्पीड में करके उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपका समय बचेगा और आप पूरी वीडियो को देख लेंगे। 102 बार भी, अगर आप 2 बार भी अगर आप देख लेंगे 2 टाइम्स, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस, कोई भी आप नॉलेजेबल वीडियो देखिए उसको कम से कम आपको 2 बार देखना चाहिए। भले आप 2x स्पीड पे देखिए लेकिन उसको 2 बार देखिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको यूपीएससी का नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो एकदम जमे रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग सीधे आते हैं अपने मुद्दे पे। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन आपको जो है 2 फरवरी को आया है। अभी आज है, आज 3 फरवरी है, तो 2 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर हम बात एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, हम कैंडिडेट और उनकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो देखिए इसमें ये साफ साफ दिया गया है कि जितने भी कैंडिडेट मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो जो भी हैं वो केयरफुली रीड करें। जो रूल्स होते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि नोटिफाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जिसका काम होता है ऑफिसर्स को रिक्रूट करना, इंस्पेक्टर्स को रिक्रूट करना का काम। बेसिकली जो रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, उसमें जो रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की होती है। तो ये आपको हर जगह मिल जाएगा। कभी नोटिफिकेशन, या एसएससी का भी आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगा। हमने एसएससी की भी नोटिफिकेशन एक्सप्लेन की थी, उसको देख लीजिएगा आप जाके। नहीं, आप जाके हमारे वीडियोज़ के सेक्शन में देख सकते हैं। तो उसका भी जो जिम्मेदारी होती है ऑफिसर्स को रिक्रूट करने का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का होता है। और ये जो नोटिस है, ये जो नोटिस दी गई है एग्जामिनेशन की, वो इसी रूल्स के अंतर्गत दी गई है। और जो भी कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम में अप्लाई कर रहे हैं वो इंश्योर हो जाए कि वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप पूरी तरीके से पूरा कर रहे हैं। अगर आप इसीलिए कहा दिया जाता है कि आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से नोटिफिकेशन को, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करिए। तो देखिए, आपके जो जितने भी स्टेजेस होंगे इस एग्जामिनेशन में, आपको जो भी इसमें सिलेक्शन होगा वो पूरी तरह से प्रोविजनल बेसिस पे होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट, प्रोविजनल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए गवर्नमेंट आपको
अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगी और ऑब्जर्वेशन करके आपकी जो है आपकी देखिए आपके टैलेंट को देखा जाएगा, उसके बाद आपको जो है परमानेंट किया जाएगा। एक तरह से आपका जो ट्रेनिंग होती है, 1 साल की लवासना में भी ट्रेनिंग होती है, लवासना में इसकी ट्रेनिंग होती है, तो लवासना में होती है, और पुलिस सर्विस की आपकी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी में होती है, वो आपकी जो है हैदराबाद में है, तो वहाँ होता है। तो ऐसे करके तो हालांकि इसमें फाउंडेशन कोर्स जो होता है उसमें सभी को करना होता है, खैर लवासना की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। तो ये हम बता दें, पूरी तरह प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि भैया टेम्परेरी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, टेम्परेरी बेसिस में जाएंगे। और तो और ये देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो ई एडमिट कार्ड है, आपको जो एडमिट कार्ड इशू होगा वो आपको कभी भी पोस्ट के द्वारा नहीं दिया जाएगा, और उसमें जो है जो भी अच्छी तरीके जो इशू होगा ई एडमिट कार्ड का, वो अपने पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा कमीशन के द्वारा। और कमीशन जो है वेरिफिकेशन करेगी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो लोग क्वालिफाई होंगे सिर्फ उन्हीं का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेगी कि वाकई में वो क्वालिफाइड है कि नहीं। आपको एक तरह से अपना एविडेंस देना पड़ेगा कि आप क्वालिफाई हैं जब आप इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जाते हैं उसके पहले। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें सारी चीजें होंगी, डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा। और एक बात और बता दूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए या आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। मेंस के लिए आपसे एक एक्स्ट्रा फॉर्म भरवाया जाएगा जिसको कहा जाएगा DAF। ये आपको मैं बता देता हूँ, आगे अगर ये आता है सेक्शन तो हम उसको स्किप भी कर देंगे। तो DAF फॉर्म आपसे भरवा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा मेंस के रिगार्डिंग। और ये सिर्फ और सिर्फ जो भी आप अप्लाई करेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि आपने प्री मेंस इंटरव्यू सभी के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम का रास्ता दिखाती है। बाकी मेंस और इंटरव्यू ये आपको जो है पूरी तरीके से आपको एक अलग से उसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्री एग्जाम के लिए। प्री एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको लिंक मिलेगा DAF का, फिर वहां से आप DAF का फॉर्म फिल करके मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है इस एग्जाम में। तो देखिए इस वेबसाइट पर आपको जाना है upsconline.nic.in। इस पर डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन इसमें होगा पहले आपका, फिर आपका पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन होगा। पार्ट 1 में आपका डिटेल आपसे पूछा जाएगा कहाँ पैदा हुए क्या है। और इसमें एक चीज़ और बात है, जो आपका सिविल सर्विस का मेंस एग्जामिनेशन होता है उसका आपसे पूछ लिया जाएगा पहले ही कि आपका मेंस एग्जामिनेशन में आपका जो है मेंस एग्जामिनेशन जो होगा उसका आप सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मिल जाएंगी कि आपका जो है ऑप्शनल आप क्या चूज किए हैं वो आपको यहीं पे फिल करना है। और वो उसमें कोई भी किसी भी तरीके का आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सेंटर आपने डाल दिया है, मान लीजिए इलाहाबाद या दिल्ली या पौंडीचेरी, कहीं आपने ऐसी जगह सेंटर डाल दिया तो आप एक बार जान लीजिए कि वो सेंटर ही फाइनल होगा, उसमें आप कभी भी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्री एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म फ्री एग्जाम के लिए, तो इसका और मेंस एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन आपसे डिटेल आपसे ले लेगा, और उसमें आप कोई भी एप्लीकेशन दें, कोई भी ईमेल करें, कोई भी सुनवाई नहीं होगी रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज मेंस और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये आपने इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी है। इसमें साफ साफ, क्योंकि इसके फॉर्म जो फिल करेंगे तो उसमें मेंस का जिक्र होगा, उसमें मेंस का सेंटर आपसे पूछेगा कि एग्जाम का सेंटर आप कहाँ चाहते हैं हो प्री से पहले। बल्कि आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जब प्री का सेंटर तो बाद में पूछेगा, पहले आपसे मेंस का सेंटर पूछेगा और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। तो इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा पहले। तो देखिए आप देखिए ये, और एक बात और, इसमें आपको फोटो आईडी कार्ड के बारे में पूछा है कि कौन सा कार्ड आप मतलब कौन सा चीज़ आप चाहते हैं कि एक आपके आईडी के तौर पे हो, जो कि आप हर जगह दिखाएंगे, ये आपको हर जगह दिखाना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही सोच समझ के कार्ड डालिए। तो कार्ड का नंबर भी पूछेगा आपसे, आधार कार्ड पूछेगा, डालेंगे तो आधार कार्ड का नंबर भी पूछेगा। आपको आधार कार्ड लेके जाना है, चाहे प्री का एग्जाम देने जाए, चाहे मेन्स का एग्जाम देने जाए, चाहे इंटरव्यू का एग्जाम देने जाए, इसको एकदम याद रखिएगा आप लोग। वोटर कार्ड भी, पैन कार्ड भी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अगर फोटो आईडी कार्ड देते हैं तो आपको, जो कि इशू की गई है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपको दिखाना पड़ेगा। और उसका नंबर भी आपसे पूछेगा तो नंबर भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसको एकदम अच्छी तरह से आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। जो डिटेल होता है इस फोटो आईडी कार्ड का वो प्रोवाइड किया जाएगा कैंडिडेट के द्वारा जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसीलिए आप जो है इसको जो है अच्छे से या आप लोग फोटो आईडी कार्ड को अपने रख लीजिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं, एक विड्रॉल एप्लीकेशन मिलेगा आपको, एक विड्रॉल एप्लीकेशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अपना अटेम्प्ट बचाना चाहते हैं, कि मतलब जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन आपको बाद में लगा कि नहीं है हमें तो फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए था, तो एक विड्रॉल एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें आप विड्रॉल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपने अटेम्प्ट को सेव कर सकते हैं, अटेम्प्ट को सेव कर सकते हैं। हालांकि अटेम्प्ट को सेव करने का एक और, अटेम्प्ट का सेव मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें जनरल को, आप अगर जनरल कैटेगरी के तो आपको सिर्फ 6 अटेम्प्ट मिलेगा टिल 32 ईयर्स तक। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे टिल
5 ईयर्स तक। और अगर आप SC ST के हैं तो SC ST ग्रुप कैटेगरी के हैं तो आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा, टिल 37 ईयर्स तक। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए तो लेकिन इसीलिए लोग अपने अटेम्प्ट को भी ज़्यादातर देखिए, ये SC ST कैटेगरी के लिए तो ज़्यादा अटेम्प्ट बचाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जनरल ओबीसी को थोड़ा संभल के इसमें खेलना पड़ता है, थोड़ा अपनी विकेट को बचा के खेलना पड़ता है। तो अपने यहाँ विकेट आपका ईयर ही है, तो आपको ईयर बचा के खेलना है। तो ईयर, क्योंकि ईयर से आपका अटेम्प्ट काउंट होता है, तो ये चीज़ है। तो आपको एक विड्रॉल एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें आप अपने अटेम्प्ट को सेव कर सकते हैं। उस विड्रॉल एप्लीकेशन को डाल देंगे तो इससे आपने एप्लीकेशन फॉर्म को पहले ही विड्रॉल कर लिया है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपका अटेम्प्ट काउंट ना हो, तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है और किसी कारण से आप विड्रॉल एप्लीकेशन नहीं भर पा रहे हैं, तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि आप लोग चाहें अगर, तो आप लोग इस प्री एग्जाम में बैठिए मत, प्री एग्जाम में मत बैठिए। अगर आप प्री एग्जाम में कोई भी पेपर नहीं देते, प्री एग्जाम में 2 पेपर होगा, एक जीएस का पेपर होगा, दूसरा CSET होगा। तो अगर आप उसमें नहीं बैठते हैं तो आप किसी भी एक पेपर में नहीं, किसी भी पेपर में आप उसमें नहीं देखिए, दोनों पेपर में नहीं बैठे, ये नहीं कि आप एक पेपर में बैठे और दूसरे में नहीं बैठे। अगर एक में भी बैठ जाते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो अटेम्प्ट काउंट नहीं करवाना चाहते हैं तो आप किसी में मत बैठिए, ना तो 1 में बैठिए ना तो 2 में, किसी एग्जाम में आप मत बैठिए प्री के, और आप जो है इससे आपका अटेम्प्ट बचेगा। तो ये एक तरीका है, लेकिन हालांकि विड्रॉल एप्लीकेशन का एक फैसिलिटी है आपके पास, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। अब देखिए लास्ट डेट हम रिजल्ट की बात करें तो वो आपका 22 फरवरी है, 6 बजे शाम तक। 22 फरवरी को 6 बजे शाम तक आप भर सकते हैं। हालांकि इतना दिन का वेट मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, इसलिए हम तुरंत वीडियो लेके आए हैं, जैसे कि जिन कैंडिडेट्स को ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी मिल पाए। तो भर दीजिएगा इसको, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। और जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वो एग्जाम से 3 हफ्ते पहले मिलेगा। एग्जाम याद रखिए, एग्जाम का डेट है आपका 5 जून 2022 को आपका एग्जाम है प्री का। तो इसको एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जो आपको जो है, अगर एक, हालांकि इसमें कैंडिडेट्स को गाइडेंस करने के लिए भी एक फैसिलिटेशन काउंटर दिया गया है। अगर कोई गाइडेंस, इंफॉर्मेशन या क्लेरिफिकेशन चाहिए उनके एप्लीकेशन कैंडिडेचर से रिलेटेड, तो कैंडिडेट कांटेक्ट कर सकते हैं यूपी के फैसिलिटेशन सेंटर गेट C पे, उसके UPSC के कैंपस पे, या टेलीफोन नंबर पे आप बात करिए। नंबर आपको देखने नीचे दे दिया है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नंबर देख लीजिएगा। वर्किंग डे पे आपको बात करना है 10 बजे सुबह, देखिए 10 AM से लेके आप जो है 5 PM तक आप बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो नंबर आपको यहाँ पे शो किया नीचे, आप इसको वीडियो पॉज करके नीचे देख लीजिएगा। हालांकि ये फॉर्मेलिटी है, ज़्यादातर लोग बात नहीं करते, लेकिन मोबाइल फ़ोन बैन है, मोबाइल फ़ोन आप लेकर नहीं जा सकते हैं। तो इसमें कई गाइडेड है आपको, हालांकि एडमिट कार्ड में नीचे मिल जाएगा ये चीज़ कि क्या क्या आप लेके जा सकते, क्या लेकर नहीं जा सकते। अब देखिए, और हाँ, साथ ही साथ आप कोई भी वैल्यूएबल और कॉस्टली आइटम लेकर मत जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, क्योंकि कमीशन की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अगर आप खो देते हैं उसको तो। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन नंबर है, ये जो देता है इस तरह से, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर होता है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन का हुआ है, वो जितनी भी पोस्ट इसमें आपको मिलेंगी आप सेलेक्ट होने के बाद, वो सीधे नीचे दिए गए हैं। और ये जो एग्ज़ाम 5 जून को होने वाला है। और अब देखिए ये जो आपका सारे जो पोस्ट्स हैं, ये सारे जो हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग है, जो कि पब्लिश किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा, और 2 फरवरी 2022 को। और जितने आपसे कहा जाता है कि केयरफुली रीड करें सिविल सर्विसेज के सारे रूल को। तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। देखिए ये सारे पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, IAS है, IFI फोर्स है। देखिए ये जो मैं आपको अभी नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ IAS का नोटिफिकेशन है, इसमें IFS का नोटिफिकेशन ये नहीं है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉरेस्ट सर्विस में थोड़ा सा मेंस के एग्जाम में चेंजिंग होता है, प्री तो सेम रहता है, और बाकी लगभग रूल्स भी सेम रहते हैं, खाली मेंस एग्जाम के पेपर अलग अलग होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉरेस्ट सर्विस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएं IFS के ऊपर, ये तो वीडियो IAS के ऊपर है, अगर आप चाहते हैं कि हम IFS के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो देखिए ये सारे पोस्ट आप देख लीजिएगा, सारे पोस्ट इसमें दिए गए हैं, सारे कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में, डिफेंस अकाउंट सर्विस में है, आपका पोस्टल सर्विस में है, अकाउंट सर्विस में है, रेलवे में, रेवेन्यू में है, और इस तरह से IT सेंटर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह से टोटल जो है आपका जो है 29 पोस्ट हैं। इसमें ग्रुप A और ग्रुप B दोनों हैं, ग्रुप B भी है, और ये सारे जो है आपके गेस्टेड रैंक के हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती है, जो कि फिल की इसमें दी गई है। अब सबसे अच्छी बात इस नोटिफिकेशन की है ये कि टोटल 861, पिछली बार से भी ज़्यादा वैकेंसी है इस बार।
पिछली बार तो शायद पिछली बार तो कम थी, इस बार पिछली बार से ज़्यादा है। और इसमें 34 वैकेंसी जो है रिजर्व की गई हैं जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के आते हैं। 7 वैकेंसी रखी गई है जो कि बाकी जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन है ये, और 11 वैकेंसी रखी गई है जो कि डीफ है और जिनको सुनने में दिक्कत होती है। 8 वैकेंसी रखी गई है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, और ये सारी चीज़ें जो है एसिड अटैक विक्टिम जो हैं उनके लिए 8 वैकेंसी रखी गई है। मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए, और इसमें आपका डीफ और ब्लाइंडनेस दोनों भी है। तो देखो फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो चेंज भी हो सकती है, इसमें साफ साफ दे दिया गया है कि अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहे तो फाइनल जो आपकी वैकेंसी है जो 861 है इसको बढ़ा भी सकती है, इसको घटा भी सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जनरल ये लोग बढ़ाते ही घटाते तो नहीं है, इससे बहुत कम देखा गया कि ये लोग घटाए हों। तो 861 वैकेंसी तो इसका मान के चलिए आप। अब देखिए, और इसमें जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये अनएम्प्लॉयड जितने भी आज, क्योंकि बेरोजगार युवा ज़्यादा हो गए हैं, तो जितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्या होता है कि कमीशन जो है पब्लिकली डिस्क्लोज करती है जो कैंडिडेट्स के स्कोर होते हैं, जो भी वो रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू में पाते हैं। देखिए प्री की बात नहीं हो रही है, प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है आपका, प्री प्रीलिम्स तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम, या आपको क्वालिफाई करता है आपको नेक्स्ट राउंड के लिए। तो आपका जो है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट या रिटन एग्जाम यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए जो आपके स्कोर हैं वो उनको दिखाया जाता है, जिससे आप कोई भी प्राइवेट संस्था आपको हायर कर सके। अगर आप जैसे होता है, क्योंकि कई जो भी प्राइवेट संस्था होती है वो क्या करती है कि वो पूछती है आपसे, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी अच्छी कोचिंग में जाएंगे, जैसे एक से कोचिंग वाजी राम है, रवि है, और आपका श्री राम IAS, इस तरह बहुत से कोचिंग है। तो मैं किसी को एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं किसी का। तो ये जो भी कोचिंग संस्थाएं होती हैं ये अक्सर जब भी आपको अपने टीचर्स को नियुक्त करती हैं तो पहले ये देखती हैं कि आप जो है अच्छे से आपने रिटन एग्जाम को मेंस आपने कभी दिया है कि नहीं, आपको अनुभव है कि नहीं है, और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में आपका हाथ तक आप मतलब आपने दिया है कि नहीं दिया है, कहीं सब आप सिलेक्ट ना हो पाए हो। तो ऐसे केस में आपको वो रिक्रूट कर देती है, क्योंकि आप बेस्ट कैंडिडेट है, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचे हैं मेंस और रिटर्न तक, मेंस और इंटरव्यू तक। तो ये इसलिए पब्लिक पोर्टल पर डाल देती है जिससे कि जॉब मिल सके। तो इसका ये सब जो दिया है इसका मतलब बस यही है। और हालांकि एक इसमें ये भी दिया है कि कैंडिडेट को ऑप्शन दिया जाएगा जब उसका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट आएगा कि डाउनलोड जब वो ई समन लेटर डाउनलोड करेगा कमीशन की वेबसाइट से इंटरव्यू के लिए। ई समन लेटर इशू होता है जब आपका जो है आपका जो इंटरव्यू के आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तब जब मेंस आपका क्लियर होगा तब आपका ई समन लेटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कोई भी कैंडिडेट को आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एक स्कीम के तहत आप जो है बात करके अगर आप चाहें तो आप जो है इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप जो है ये आप अपने स्कोर को चाहे तो पब्लिक में डिस्क्लोज करिए, नहीं तो अगर आप लिख देंगे नो तो आपको अगर ऑप्शन मिलेगा, अगर आप उसमें नहीं नो डाल देते हैं तो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन स्कोर पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट बस सीधे सीधे यही बात हो रही है। इसके अलावा जो भी जो शेयरिंग होती है इन्फॉर्मेशन की नॉन रिकमेंडेड विलिंग करने, अगर आप नहीं चाह रहे, नॉन रिकमेंडेड का मतलब वही कि आपने नहीं नॉन रिकमेंडेड, उसमें पूछा जाएगा आपसे कि रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। तो अगर आप नॉन रिकमेंडेड डाल देते हैं मतलब आप चाहते हैं, नॉन रिकमेंडेड का मतलब होता है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई भी स्कोर की इन्फॉर्मेशन पब्लिक, आप जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है या कोई भी ऐसी पब्लिक पोर्टल पे ना जाए, तो आप नॉन रिकमेंडेड डाल देंगे तो आपका एग्जाम स्कोर नहीं दिया जाएगा। और इसमें कमीशन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा या कोई भी लाइबिलिटी नहीं लेगा कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड इस तरह के कैंडिडेट के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए इसमें कमीशन ने बोल दिया कि अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको रिक्रूट भी करती है तो इसमें कमीशन की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, जो भी जिम्मेदारी होगी वो आपकी खुद की होगी, चाहे आप रिकमेंड करिए चाहे आप नॉन रिकमेंड कीजिए। ये देखिए सर्विस है, दिया गया लिस्ट ऑफ सर्विस दिया सुटेबल, या इसको आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके फिजिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए बेसिकली कि किस तरह के डिसेबिलिटी में कहाँ कहाँ क्या क्या डिसेबिलिटी है, देखिए सारी चीज़ें तो इसमें आपको पता चलेगा सारा, आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये सारे जो है आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के सेंटर हैं। इसको आप लोग एक बार पॉज करके वीडियो को एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आप देख लीजिएगा इसमें सेंटर, सारे सेंटर हैं। ये आपके जो है मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर आपसे सब जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपको प्री एग्जाम के सेंटर से पहले मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर और ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो ये सारे सेंटर है, इसमें से अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। और जो भी सेंटर और डेट ऑफ होल्डिंग एग्जामिनेशन का वो चेंज भी हो सकता है, कमीशन चाहे तो, कमीशन चाहे आप चाहे तो नहीं, कमीशन चाहे तो। आपको अच्छी तरह से ये मत सोचिएगा कि आप चाहेंगे तो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ये हाँ एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेंट्स जो इसमें एक चीज़ और दे दिया है कि इसमें सीलिंग होता है, सीलिंग लिमिट रखी जाती है कि मतलब सेंटर्स के जो भी आपको अलॉटमेंट किया था, मतलब क्या है सीलिंग लिमिट का क्या मतलब है? सीलिंग लिमिट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सील जब आप भरेंगे आपसे दो या तीन ऑप्शन पूछा जाएगा मेंस के लिए। हालांकि अभी जो आप फॉर्म फिल करें तो उसमें एक ही ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 ऑप्शन आपको आगे मतलब सीलिंग लिमिट होती है, तो उसमें आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह कमीशन चाहे तो आपको डाल सकती है मेंस एग्जाम। बस सीलिंग लिमिट यही होती है, एक लिमिट होती है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट समझ सकते हैं जिसको कि आप क्रॉस नहीं कर सकते, बस वही चीज़ है।
हालांकि ये जो जो कैंडिडेट सेंटर डालेंगे चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। ये चारों जगह को छोड़ के बाकी आप किसी भी अगर इसमें से ये इसमें से आप ये चारों को छोड़ के आप बाकी चाहें तो बाकी किसी में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जो है हो सकता है कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे फाइनल नहीं किया जाए। और इसमें इसीलिए एक नियम रखा है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे। जैसे ही आपका जो प्री क्लियर होता है आप तुरंत जो है मेंस के लिए जो आपको डीएफ फॉर्म मिलेगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको तुरंत आप फिल कीजिए और अपने सेंटर को बता दीजिए। जितना जल्दी से जल्दी आप भरेंगे उस तरह फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी पहले अप्लाई पहले आओ पहले पाओ वाले नियम यहाँ चल रहा है। अब देखिए हालांकि देखिए साफ सफाई चीज दिया है यहाँ पे भी कि अगर कंपनी चाहे तो प्रोविजन तो कंपनी के पास राइट से कोई चेंज कर सकती है आपके सेंटर को अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो। अब देखिए यहाँ पे बात है, अब हम बात करते हैं हालांकि हाँ अब देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन का देखते हैं। तो देखिए ये इसमें 2 सक्सेसिव स्टेज होंगे आपके इसमें देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मेंस एग्जामिनेशन। देखिए मेंस एग्जामिनेशन में हम लोग तो नॉर्मली समझते हैं कहीं पे देखिए कोचिंग वाले एक्चुअल क्या करते हैं कि प्रिपेयरिंग जब आपको प्रिपरेशन कराते हैं तो कहते हैं कि सिविल यूपीएससी प्री कम मेंस प्रिपरेशन, प्री कम मेंस ये बोल देते हैं आपसे, लेकिन हकीकत में मेंस प्री कम मेंस में आपको इंटरव्यू छोड़ देते हैं, वो इंटरव्यू के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। देखिए ये गलत है। अगर नियम से आप देखिए तो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन सिविल सर्विस यही मानता है कि वो एक प्री लेता है, 2 ही स्टेज में एग्जाम हो रहा है, मतलब 3 स्टेज में नहीं ले रहा है, 2 स्टेज मानता है। एक मानते हैं प्री, एक होता है मेंस। मेंस में आ जाता है आपका रिटन इंटरव्यू, दोनों आ जाता है। तो यहाँ पे ये बात है कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए। अब देखिए इसमें आपको देखिए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का जिक्र है, जब आप प्री क्लियर करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से आपको फॉर्म फिल करने के लिए। अब यहाँ पे हाँ एक बात और बात करते हैं, जो कैंडिडेट जो कि डिक्लेयर करेंगे क्वालिफाई होंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उनको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी अपना देना पड़ेगा। सिर्फ उन सर्विस के लिए जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आया उसमें प्रेफरेंस भी मांगा जाएगा। डीएफ में देखिए प्री में नहीं इस ये जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको नहीं मांगा जाएगा, जो डीएफ फॉर्म भरेंगे उसमें आपको मांगा जाएगा। तो उसी तरह से और उसी तरह से पर्सनैलिटी देखिए डीएफ फर्स्ट, इसमें 2 फॉर्म होते हैं। डीएफ फर्स्ट भरा जाता है जब मेंस एग्जाम जब आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए होता है, और जब इंटरव्यू की बात आती है तो आपसे जो है DAF2 यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड फॉर्म ये फिल किया जाता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के पहले। तो अब बात करते हैं आप कैंडिडेट जो चाहते हैं जो आईएएस या आईपीएस अपने सर्विस प्रेफरेंस है उनको एडवाइस करते हैं कि वो जितने भी जोन और कार्डर होते हैं वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के तहत वो ऑनलाइन DF2 फॉर्म में भरते हैं। एक्सटेंड कार्डर एलोकेशन पॉलिसी अप्लीकेबल होती है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के एक रूल के तहत जो है वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस स्टेट जोन्स और कार्डर को भी ध्यान में रखते हुए आईएएस और आईपीएस जो लोग चाहते हैं, जो लोग आईएएस और आईपीएस जो कि सबसे पॉपुलर सर्विस है दोनों, तो उस जो लोग कैंडिडेट ये चाहते हैं वो एक अलोकेशन पॉलिसी होती है जिसमें सेंटर जोन्स और कार्डर को ध्यान में रखा जाता है, उसको वो ध्यान दे इस चीज पे। तो और DF2 में कैंडिडेट जो है उनको अपलोड करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट को, हायर एजुकेशन जो अलग अलग फील्ड में उनकी अचीवमेंट रही है, उनका एक्सपीरियंस जो रहा है, और ओबीसी है तो उनके पास सिर्फ ओबीसी जो कैंडिडेट होंगे ओबीसी अपना जो कैटेगरी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले अलग और SC/ST वाले अपने अपना जो सर्टिफिकेट है वो दिखाएंगे। कोई भी डिले अगर होता है DF2 या डॉक्यूमेंट में, वो अगर जो डेट कमीशन देती है उसके बाद आप फॉर्म अगर डिले आप लिमिट क्रॉस कर देते तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये मत सोचिएगा आपने कि आपने मेंस क्लियर कर लिया है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने मेंस क्लियर कर लिया है तो आपका इंटरव्यू तब तक नहीं जब तक हो ना जाए तब तक नहीं माना जाएगा। तो उसी तरह से अगर डेट आपकी जो पार हो जाती है, जो फाइन लास्ट डेट है वो निकल जाती है, तो आप DAF2 का फॉर्म आपने नहीं फिल किया टाइम पे तो आपका जो सिलेक्शन वहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए समय पर काम करिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन में इसमें नेशनलिटी की बात की गई है, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, ये तीनों जो है आपकी जो है ऑल इंडिया सर्विस है। इसमें इंडियन फॉरेन सर्विस को छोड़ के सॉरी, तो आपकी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इसमें ऑल इंडिया सर्विस, यही 3 है, इंडियन पुलिस सर्विस और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सर्विस ऐसी हैं जो कि आपकी ऑल इंडिया सर्विस हैं। मतलब इंडिया में आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है इन तीनों के लिए, फॉरेन सर्विस तो कहीं बाहर के लिए। अब देखिए इसमें क्या है कि लेकिन इन तीनों के लिए आईएएस आईएफएस और इंडियन पुलिस सर्विस के लिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए, और बाकी के सर्विस के लिए आप या तो इंडिया के हो सकते हैं, नेपाल के या भूटान के या तिब्बत रिफ्यूजी हो सकते हैं जो कि इंडिया में आए हैं 1 जनवरी 1962 के बाद, ये सोच के कि हम परमानेंटली इंडिया में सेटल होंगे, या कोई भी पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है वो माइग्रेट हुआ है, कहाँ से आया है, पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन आपका जो ईस्ट अफ्रीकन जो है कंट्रीज, जैसे कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में आते हैं केन्या आता है, युगांडा आता है, यूनाइटेड रिपब्लिक तंजानिया, जाम्बिया, मालविया, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, और इस इंटेंशन से आए हैं कि हम यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो जाएंगे।
तो ये सारे प्रोविजन जो है इसमें आपको एक गवर्नमेंट आपको इशू सर्टिफिकेट भी देती है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसमें एक रोल। लेकिन बाकी सर्विस के लिए आप, इसका मतलब आप अगर ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ बाकी सर्विस के लिए हैं। आईएएस आप नहीं बन सकते, ना तो आप आईपीएस बन सकते हैं, और ना ही आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया के पुलिस सर्विस में और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। इन चीज़ों इन सारी जो, अगर जैसे आप बाहर से आए नेपाली, ये अगर आप जो है सिडनी में आप इंडिया हैं या फिर आप जो है नेपाल के हैं ऐसे, तो इसमें देखिए साफ साफ दिया है कि जो ये यहाँ पे दिया है कैटेगरी जो होती है, प्रोवाइडेड दैट, यानी कि एक कंडीशन लगा दिया है कि कैटेगरी जैसे बी सी डी ई, यानी बी सी डी ई इन कैटेगरी के लोग जो आईएएस आईपीएस में नहीं बढ़ सकते हैं, और इनकी एलिजिबिलिटी, इनके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इनको मिला होगा एक, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मिलेगा, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट मैं सीधे सीधे बता दूँ, इतना लंबा इसको समझाने की मतलब मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका देखा एज जो काउंट किया जा रहा है वो 1 अगस्त 2022 तक का काउंट किया जा रहा है, और 2 अगस्त 1990 यानी 2 अगस्त 1990 से आपका जो है आपका जो काउंट होगा। मतलब इसके पहले आप पैदा नहीं होने चाहिए, कोई भी कैंडिडेट इसके पहले नहीं पैदा होना चाहिए, और 1 अगस्त 2022 1 अगस्त 2022 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। भाई निश्चित सी बात है। तो ये चीज़ है, तो ये एक लिमिट रख दिया है कि आपको जो यहाँ तक आपसे काउंट कर, ये मतलब ये लिमिट आप क्रॉस नहीं किए हो। 1 अगस्त 2022 आप जो है क्रॉस न किए हो, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ये आपको एज लिमिट का विशेष ध्यान देना है। तो अब देखिए, तो इसमें हम आपको एक सीधे सीधे समझा दे रहे हैं, इसका लंबा वीडियो लंबा करने की क्या जरूरत है। तो देखिए इसमें आप अनरिजर्व्ड है, तो अगर अनरिजर्व्ड है तो आप 32 साल तक 32 ईयर्स तक 21 to 32, ये जो भी स्टार्ट हो रहा है 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा। 21 से 32 साल के बीच में आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आप जो है 21 से लेके 35 तक 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो और अगर आप जो है SC ST हैं तो आप 21 से लेके 37 तक 37 ईयर्स तक अनलिमिटेड यानी कि ऑल अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये पूरा कहानी है, यही कहानी पूरा इसमें दिया गया है। तो अब इसमें इसमें भी सारी यही चीज़ें हैं कि 5 ईयर एग्जाम्पशन, ये एक्स सर्विसमैन, ये सारी चीज़ें जो उसी में है कि 5 साल ज़्यादा मिल जाता है। जो एक्स सर्विसमैन है वो में जो इस सब कैटेगरी में आते हैं वो ऑलरेडी देख ला, ऐसे कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी जो एक्स सर्विसमैन है या जो डिफेंस में काम किए हैं, लेकिन जो अपने ड्यूटी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वो लोग काम किए हुए हैं, लेकिन वो उनको कुछ डिसेबिलिटी हो गई, उनके लिए अलग से सारे नियम कानून होते हैं। तो फिजिकल डिसेबिलिटी जो हो जाती है मिलिट्री सर्विस के दौरान, तो वो सब अलग अलग चीज़ें हैं, हम लोग इतना इस पर वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके नीचे डिस्क्रिप्शन से। और देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है आपका एक्सेप्ट किया जाएगा कमीशन के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ जो कि आप इंटर किए मैट्रिकुलेशन है कि हाई स्कूल और सर्टिफिकेट से देखा जाएगा, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से देखा जाएगा, या कि आपको इंडियन यूनिवर्सिटी में या इक्विवेलेंट मैट्रिकुलेशन में आप, मतलब बेसिकली आपका जो है मान के चलिए, मैं आपको सीधे शब्द में बताऊँ, 10th का आपका जो है सर्टिफिकेट देखा जाएगा, 10th के हिसाब से ही आपका जो है काउंटिंग होगा कि आप जो है डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्रूफ का जो प्रूफ है वो आपका 10th का ही है, हाई स्कूल का डिग्री है। अब देखिए जो कैंडिडेट है वो अपने बर्थ को, वही सेम चीज़ है, इसमें क्या चेंज करना है। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, बस सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। ये आपको यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट 1956 में साफ साफ दिया हुआ है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कि सेंट्रल या स्टेट की कोई भी जो यूनिवर्सिटीज है जो कि एक्ट के द्वारा बनी हुई हैं, स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा, उनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास ये होना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ है, ग्रेजुएशन आपके पास मिनिमम होना चाहिए। और ये जो नोट है यहाँ पे दिया गया है वो सेम चीज़ है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ के बता दिया है, वही सेम चीज़ है कि कैंडिडेट जो कि अपीयर करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में पासिंग में, उनके पास एजुकेशनल क्वालिफाइड होना चाहिए कमीशन के एग्जामिनेशन में, लेकिन उनका रिजल्ट जो है अभी नहीं दिया गया है, वो भी चाहे तो इस तरह के क्वालिफाइंग एग्जाम में एलिजिबल है देने के लिए, मतलब कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए ये जो अपीयरिंग, अगर आप जस्ट अभी जो है एग्जाम दिए हैं तो आपको जो है आप जो है फिर भी आप अपीयर है अभी इस साल, आपका 3rd ईयर आपका आपने एग्जाम दे दिया, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आप 3rd ईयर में इस साल जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है आप 2nd से 3rd ईयर में जंप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो है आप जो है 3rd ईयर में इस साल का पेपर आपने दे चुका है और अब आप जो है तैयारी कर रहे हैं, तो ये 3rd ईयर का पेपर आप दे रहे हैं तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो इसमें ये नियम कानून यही सारी चीज़ें हैं। एक्सेप्शनल केस भी कुछ इसमें दिया गया है कि कमीशन जो ट्रीट करेगा ऐसे कैंडिडेट को जिनके पास कोई भी फॉरवर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है,
प्रोवाइड कर रहे हैं कैंडिडेट के पास जो बाकी के इंस्टीट्यूशन होते हैं स्टैंडर्ड, जो कि कमीशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होंगे, वहां से उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि जस्टिफाई करे कि आप जो है सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने के लायक है। तो ये दिया है बस। तीसरे नोट की बात करते हैं तो कैंडिडेट जो जिनका प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन है वो रिकॉग्नाइज की गवर्नमेंट की तरफ से, बीटेक है आप या कोई भी इस तरह की आपके पास मेडिकल आपके पास है, तो इस तरह की कैंडिडेट इक्विवेलेंट प्रोविजनल टेक्निकल डिग्री वो एलिजिबल है, वो इसमें दे सकते हैं एग्जाम में। चौथा नोट में दिया है कि कैंडिडेट जो कि पास में प्रोफेशनल एमबीबीएस डिग्री या कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को जो कि मेडिकल डिग्री या सर्टिफिकेट के है, लेकिन उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं किया है बाई द टाइम अपना सबमिशन के लिए, बट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया अपने इंटर्नशिप को बाय द टाइम ऑफ सबमिशन के समय में अपने एप्लीकेशन, जब उन्होंने मेंस एग्जामिनेशन एप्लीकेशन करेगा वो भी प्रोविजनली एडमिट हो सकते हैं। मतलब देखिए क्योंकि क्या कि जो एमबीबीएस किया रहता है उनके पास उनको एक अपना एक जो अपना, अगर आप में से एमबीबीएस लोग किए होंगे तो आपको पता होगा कि फाइनल प्रोफेशन में आपको एक इंटर्नशिप करना पड़ता है, तो वो इंटर्नशिप अगर आपने नहीं किया है तो भी आप इसमें जो है मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, हालांकि बाद में उसको आपको कंप्लीट करना होगा। आप बाद में सबमिट करेंगे अपने एप्लीकेशन की कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट को कंसर्न अथॉरिटी यूनिवर्सिटीज को कि दे हैव पास्ड द रिक्वेस्ट, जो आपका जो फाइनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप अपने अपने जो आपकी यूनिवर्सिटी जहां से आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की हुई है वहां पे आप इस चीज को दिखाएंगे कि हाँ देखिए मैंने जो ये इसको मैंने सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे कि मतलब आपने जो है उस इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लिया है। और इस तरह के केस में कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है प्रोड्यूस अपने जो इंटरव्यू के समय में अपना ओरिजिनल डिग्री या सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के उसको दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट को, जिसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड है, इंटर्नशिप आपने कर लिया है, वो भले मेंस के समय आपने ना किया हो वो इंटर्नशिप कंप्लीट, लेकिन आपको इंटरव्यू के समय में इंटर्नशिप को कंप्लीट कर देना है जो कि जिससे आपको डिग्री मिली है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमने पहले ही बता दिया, जनरल है 6, अगर ओबीसी 32 साल तक, ओबीसी हैं तो 9, और एससी एसटी तो आपको 17 मान लीजिए, 21 से लेके 37 तक। तो देखिए यहाँ पे ये वही चीज़ है, सेम चीज़ है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शन होता है, इसमें कई रिस्ट्रिक्शन भी दिए गए हैं किस तरह से कि करने जो कि अपॉइंट किए गए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस में अपने, मान लीजिए आपको आपने एग्जाम दिया है 1 साल पहले और आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया है, तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपका, इसको मैं समझा दे रहा हूँ हल्के में, आईपीएस में अगर आपका सिलेक्शन मान लीजिए आपने 2021 में एग्जाम दिया और आपको 2021 में आईपीएस मिल गया, तो अब आप दोबारा से आपको लेकिन पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका आईएएस हो जाए, तो आप उस केस में जब आप दोबारा फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जब डीएएफ का फॉर्म मिलेगा, मतलब फिर से आप प्री क्लियर मान लीजिए 2022 का प्री निकाल लेते हैं और फिर से आपको डीएएफ का फॉर्म फिल करने कर दिया जाता है, तो आप जो है आईपीएस को प्रेफरेंस नहीं देंगे, आईपीएस आपको नहीं प्रेफरेंस देना है। बाकी आप प्रेफरेंस देते हो, आईपीएस तो आप ऑलरेडी है तो आप क्यों उसका प्रेफरेंस देंगे। तो कई लोग चाहते हैं कि अपना जोन सुधर जाए, तो उसके लिए लोग सोचते हैं कि कई लोग को अपना कार्डर पसंद नहीं आता है, तो कार्डर के कारण भी कई लोग चाहते हैं कि अपना मतलब आईपीएस डाल के दोबारा अपने रैंक को थोड़ी अच्छी सुधार ले, अगर गलती से आईपीएस मिल गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको नहीं देना ये चीज़। तो ये सारी सिंपल चीज़ें हैं, मैंने आपको हल्के में आपको बता दिया है। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट है, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्री अंडरटेकिंग में है, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या किसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में है, तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब यानी बेसिकली आप प्राइवेट से मतलब लिमिटेड है, तो अगर ऐसी जगह पे आप हैं तो आपको सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, डायरेक्ट कमीशन को डायरेक्ट दे सकते हैं। पर्सन जो कि आप जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो अब आप जो अगर ऐसे ऐसे जो लोग हैं वो अपना जो है दे सकते हैं, अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो पर्सन ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, चाहे परमानेंट हो, चाहे टेम्परेरी कैपेसिटी का हो, चाहे सुविधा पे हो, चाहे बाकी कैजुअल या डेली रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट हो, जो कि सर्व कर रहे हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंदर, उन्हें जरूरत है कि वो अंडरटेकिंग एक देंगे कि वो उन्होंने अपनी ऑफिस, अपने हेड ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट को बता दिया था कि वो ये एग्जाम दे रहे हैं, इस एग्जाम के लिए अप्लाई करें। एक तरह से ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, एनओसी। आप अगर किसी भी जगह, अगर आप मान लीजिए पुलिस में आप कांस्टेबल हैं या कोई भी इस तरह का काम आप कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि कई क्लर्क हैं या कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आपको एक, या इसके इंस्पेक्टर भी इनकम टैक्स में, तो भी आपको जो है एक नो एनओसी अपने डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, तभी आपको एप्लीकेशन लिख के रखना पड़ेगा साइन करा के, जब आप ये फॉर्म अभी फिल कर रहे हैं तभी आपको, अब फिलिंग डेट के ठीक पहले का आपको डेट का आपके पास एनओसी होना चाहिए। आपने अगर मान लीजिए आप फॉर्म फिल 10 फरवरी को कर रहे हैं तो 9 फरवरी तक आप साइन करा लीजिए। तो ये सारा नियम कानून है, नहीं तो टाइमिंग आपका टाइम मतलब एनओसी आपका जो होना चाहिए वो आपके फॉर्म फिल करने के पहले का होना चाहिए, इतना ध्यान देना है आपको। उसके पहले एनओसी साइन कराएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, बस यही सारी चीज़ें। और हाँ, इसमें देखिए इसमें कुछ खास है नहीं। अगर बात नोट 5 की बात है तो कैंडिडेट जो कि अपीयर कर सिविल सर्विस फिलिंग 2022 में, उनको ज़रूरी है जैसे डिटेल अपने सेंटर देंगे, सिविल सर्विस मैनेजर, मैंने आपको पहले बता दी सारी चीज़ें। और ऑप्शन ये भी, और हाँ मेंस का तो आप देंगे, साथ ही साथ मेंस ऑप्शनल, ये 2 चीज़ तो मैंने आपको बता दिया था। तीसरी चीज़ मैं आपको एक और आपको बता दूं कि इंडियन फॉरेस्ट, आपने आपसे इसी जो फॉर्म अभी आप फिल करेंगे प्री के लिए, उसमें आपसे एक चीज़ और पूछी जाएगी कि क्या आप
IFS के लिए भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आप या तो सिविल सर्विस के लिए भरना चाहते हैं, दो तीन ऑप्शन मिलेगा आपको, आप सिर्फ सिविल सर्विस के लिए भरना चाहते हैं, या सिर्फ आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए भरना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के लिए भरना चाहते हैं, बोथ के लिए। तो आप अगर दोनों में भरना चाहते हो तो बोथ लगा दीजिएगा। हालांकि उसमें कुछ IFS में कुछ सब्जेक्ट भी है, जैसे मैथ आपका, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, ये सारे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप वही फिल कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो IFS पे भी हम वीडियो बना देंगे। अभी ये वीडियो IAS के ऊपर है, आप बोलेंगे तो हम आप कमेंट करिएगा कि IFS पे भी सर वीडियो बनाइए, हम जरूर बनाएंगे IFS पे वीडियो। तो ये मेंस का ऑप्शन, मेंस में जो है ये आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं इस पे, इसके लिए 8881183329 पे आप मैसेज कर देगा तो भी हम वीडियो बना देंगे। तो अब ये सारी चीज़ है, तो आपको इसमें ध्यान देना है इस चीज़ का स्पेशल। और आपको मीडियम में पूछा जाएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन सा मीडियम, इंग्लिश में कम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आप फॉर्म फिल करेंगे, आपको जैसे पूछा जाएगा बताते जाइएगा। अगर आप कहेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। अब इसमें भी कुछ खास है नहीं कि आपका करस्पॉन्डेंस है, कोई भी चीज़ का खर्चा आपको जो कमीशन नहीं देखेगी, आपको जो एडमिट कार्ड है वो 3 हफ्ते पहले मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें कुछ खास नहीं है। और आपने जो भी इसमें भरा है वो आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा वो तो सही होना चाहिए। तो ये तो भाई सीधी सी बात है कि आप अगर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको उसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, इसमें कुछ खास है नहीं। विड्रॉल एप्लीकेशन की बात हमने आपसे पहले ही की थी, विड्रॉल आप कर सकते हैं। आपको ये मिलेगा 1 मार्च से लेके 2022 से 7 तक। देखिए मान लीजिए 2 फरवरी से, ठीक है, 2 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक तो आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक, ये तो आपको फॉर्म फिल का है। अब उसमें विड्रॉल का फॉर्म आप चाहते हैं कि नहीं, अब अपना अटेम्प्ट बचाना, आप गलती से आपने फॉर्म भर दिया था, आप नहीं चाहते हैं इस फॉर्म को फिल करना, इस साल में नहीं बैठना चाहते हैं, अपने अटेम्प्ट को सेव करना चाहते हैं, मान लिया, तो आप जो है सीधा 1 मार्च से लेके, विंडो फिर दोबारा खुलेगा 1 मार्च 2022 से 7 मार्च के बीच में आप अपना विड्रॉल फॉर्म भर के अपने फॉर्म को हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, फॉर्म अपने अटेम्प्ट को बचा सकते हैं आप इसमें। तो बस यही चीज़ है, उसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा। एग्जाम कैसे होगा, देखिए प्री एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है। मेंस एग्जाम जो है आपका रिटन टाइप होगा, उसमें रिटन, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी से दोनों आएगा। और इसमें जो है प्री एग्जाम में आपको 2 पेपर होगा, ये भी अभी अभी आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, और देखिए सिविल सर्विस का जो प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम में आपको जो है, प्री एग्जाम में आपको सुनिए, मैं आपको आगे समझा दे रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए, हाँ, देखिए ये इसमें सेक्शन 2 है, स्कीम सब्जेक्ट ऑफ प्रीलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन। इसमें प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम में सीधे 2 कंपलसरी पेपर होंगे, 200 मार्क के होंगे। इसमें आपका देखिए एक होगा GS1, एक GS2। मेन एग्जाम में आपके जो है 9 पेपर होंगे। मेन एग्जाम जो है इसमें मेंस एग्जाम, इसमें आपके 9 पेपर होंगे, टोटल 9 पेपर होंगे, जिसमें आपका 2 लैंग्वेज पेपर होगा, पेपर ए पेपर बी, दोनों क्वालिफाइंग है, ये दोनों क्वालिफाई, इसका नंबर नहीं काउंट होगा आपके सिलेक्शन में, इसका कोई योगदान नहीं है, बस आपको इसमें पास हो जाना है। और वही 33% है पास होने के लिए, तो वो आपको पास होना है 300 नंबर में। तो 300 नंबर में 33% का मतलब ये होता है, देखिए इसमें लिखा है साफ साफ, अगर आपको 300 नंबर में पास होना है तो आपको जो है समझिए कि 99 नंबर, आपको 99 नंबर लेके आना है, तो आप पास हो जाएंगे इसमें। और बाकी पेपर, ये जो पेपर है आपका, देखिए लिखा है इसमें, पेपर जो कि काउंट किया जाएगा मेरिट के लिए, वो आपका ये है। टोटल आपका जो है 1750 नंबर का ये टोटल जो है 7 पेपर होगा, जिसमें आपका जो है पेपर 1 होगा, जिसमें ऐसे, पेपर 2 होगा जनरल स्टडी 1, पेपर जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आएगा, फिर आएगा पेपर 3 आएगा आपका जनरल स्टडी 2, इसमें पॉलिटी और गवर्नेंस आएगा, पेपर 4 आएगा जनरल स्टडी 3, इसमें आपका इकोनॉमी आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, और डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, ये सारी चीज़ आएगी इसमें। पेपर 5 में आपका जो है इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड आएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं पेपर 6 और पेपर 7 में। ये टोटल आपका 1750 नंबर का होगा, और 275 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो आपका टोटल जो एग्जाम होगा, आपका जो मेरिट बनेगा 2025 नंबर में होगा। तो जो ये पूरा निकलता है कि लोगों ने जो टॉपर है उन्होंने 1055 नंबर पाया, तो 1055 जो ये पाते हैं ये 2075 नंबर में से पाते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज देखिए 2 चीज़ है यहाँ पे, एक तो लैंग्वेज आप वो चुनेंगे जो कि आपको जो है जो 22 लैंग्वेज दिए गए हैं 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के आप पढ़ेंगे तो 8th शेड्यूल में आपका जो है 22 लैंग्वेज दिए गए, ऑफिशियल लैंग्वेज दिए गए, तो आपको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में से आपको एक चुनना है, और उसी में 8th शेड्यूल में दिया गया, उसमें आपको जो है इंडियन, कोई भी इंडियन लैंग्वेज चुन लीजिएगा जो आपको पसंद हो, और पेपर भी इंग्लिश कंपलसरी है सबके लिए है। तो देखिए इसमें जो आपको यही सारी लैंग्वेज हैं, इन्हीं में से आपको चुनना है, 22 लैंग्वेजेस हैं, इसमें टोटल आपको चुन लेना है कि कौन सा है। तो जैसे अब आप अगर यूपी वगैरह के, यूपी के हैं तो आप हिंदी भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम लोग तो हिंदी देते हैं। अब आगे साउथ वगैरह के तो अपने हिसाब से देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो उनके तो अपने हिसाब से, तो इस तरह से मणिपुरी अपने अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। यही सारे लैंग्वेज है, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, देख लीजिए। उसके बाद जो है, और बाकी देखिए, और कुछ लिटरेचर सब्जेक्ट भी है, लिटरेचर सब्जेक्ट, ये सारे लिटरेचर सब्जेक्ट है, नीचे आपको दिख रहा है।
इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या, इसमें ये आपको पता चलेगा इस सेक्शन में कि आखिर इंटरव्यू में वो आपके अंदर क्या देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दे दिया है। तो बेसिकली मैं आपको समझा दे रहा हूँ कम शब्दों में कि जो कि कैंडिडेट को जो इंटरव्यू होगा वो बोर्ड किया जाएगा, जिसके पास रिकॉर्ड होगा आपके सारे सारे कैरियर का, आपने कैरियर में क्या क्या किया। जो DAF का फॉर्म आप फिल करेंगे, यही फॉर्म उनके पास होता है। इसी फॉर्म के बेसिस पे आपको जो DAF2 सेकंड फॉर्म जो आपको मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप भरते हैं, तो उसी के हिसाब से आपका इंटरव्यू होता है। और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन जनरल इंटरेस्ट के मैटर पे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या पसंद करते हैं, इस तरह की चीज़ें पूछी जाएगी। और इस पर्सनैलिटी टेस्ट का सिर्फ ऑब्जेक्ट यानी मतलब सिर्फ इतना है कि आपका देखिए कि आप इस करियर के लिए, पब्लिक सर्विस के इस जॉब के लिए आप जो है आप जो है मतलब सुटेबल आप हैं कि नहीं, आप उस काबिल हैं कि नहीं कि आपको इस सर्विस को दिया जाए। और ये जो है कॉम्पिटेंट और अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन है, उसमें कोई किसी तरीके का बायस नहीं, जाति धर्म या किसी हिसाब से इसमें आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, सिर्फ आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट का सिर्फ है कि आपका मेंटल क्वालिटी देखा जाएगा, और ये सिर्फ असेसमेंट है आपकी, सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्वालिटी नहीं बल्कि आप सोसाइटी में किस तरह से पेश आते हैं और करंट अफेयर में आपकी कितनी जानकारी है वो चीज़ देखी जाएगी। कुछ क्वालिटी जो जज की जाएगी, मेंटल अलर्ट, आप कितने अलर्ट रहते हैं, आप किस तरह से क्रिटिकल पावर है आपके एसिमुलेशन, किसी चीज़ को समझने का क्रिटिक्स की तरह आप किसी चीज़ को समझते हैं, आपकी समझ कितनी है, कितने लॉजिकल आप हैं, आपका जजमेंट में कितना बैलेंस है, क्या आप एथिकली डिफेंसिबल आर्गुमेंट देते हैं। तो ये चीज़ आपसे देखा जाएगा। और साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट में आप जो चीज़ आपको अच्छी, आपने कहा कि मुझे बुक रीडिंग अच्छी लगती है, आपने कह दिया मुझे मूवी देखना पसंद है, तो आपसे लेटेस्ट मूवी के बारे में पूछ देंगे, कुछ मूवी से रिलेटेड, कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे तुरंत जो है वो लोग आपको एक फुल टॉस फेंकेंगे आपकी तरफ। तो उसी तरह से ये होता है। और साथ ही साथ आपका कोहेजन और लीडरशिप, सोशल कोहेजन और लीडरशिप, कितना कितना सोसाइटी में जाके घुल मिल जाते हैं, लीडरशिप वो जांच करेंगे इन सारी चीज़ों का। आपके इंटेलेक्चुअल और मोरल इंटेग्रिटी का हो गए देखेंगे। देखिए इंटरव्यू की जो टेक्निक होगी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी, क्योंकि हालांकि ये डायरेक्ट होगी, और इसका पर्पस एक कन्वर्सेशन होगा, पर्पसिव कन्वर्सेशन होगा, कन्वर्सेशन होगा, क्योंकि एक पर्पस रहेगा इसके कन्वर्सेशन का आपसे, जिससे कि वो जान सके, रिवील कर सके आपकी मेंटल क्वालिटी कितनी है, वो चीज़ है। और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब ये आपके बुद्धि का टेस्ट नहीं है, आपके दिमाग का टेस्ट नहीं है, क्योंकि जो कि ऑलरेडी मेंस एग्जामिनेशन जनरल नॉलेज का टेस्ट आपके नहीं है ये क्योंकि ये आपके ऑलरेडी टेस्ट कर लिया गया है रिटन पेपर्स के। ये कैंडिडेट से आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इंटेलिजेंट इंटरेस्ट लें, सिर्फ अपने स्पेशल जो आपने अकेडमी में पढ़ा है सिर्फ उसी में नहीं, बल्कि जो आपके आसपास इवेंट्स होते हैं आपके आसपास, आपके स्टेट में, आपके और आपके देश में, और मॉडर्न करेंट जो थॉट्स है वो नई डिस्कवरी जो कि वेल एजुकेटेड यूथ जो होते हैं उनमें उनके द्वारा जो है ली जाती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक जो जनरल टेस्ट होता है वो आपको इंटरव्यू में देखा जाएगा। सिलेबस देखिए, सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें आपके ये प्री का है, हालांकि प्री के सिलेबस ज़्यादा आपको नहीं पता चलेगा, मेंस का सिलेबस आप ज़्यादा जानेंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और आपका जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/3 है, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो ये चीज़ है इसका मतलब। तो करंट इवेंट ऑफ, देखिए इसमें पहला क्या, करंट इवेंट आपसे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो भी इंपॉर्टेंस है वो हिस्ट्री, इंडिया का इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या हुआ था वो सारी डेप्थ में पूछा जाएगा। इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, सेक्टर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें मतलब पूछे। इसमें जनरल इशू इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, जनरल साइंस में पूछा जाएगा। पेपर 2 की बात करें तो इसमें कम्प्रीहेंशन के बारे में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, नंबर्स के लेके कितना आपके पास जानकारी क्लास 10th लेवल पे, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी पूछा जाएगा। इसमें 80 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर है, और इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो ये सारी चीज़ है। तो अब देखिए पेपर 2 जो होगा इसमें 33% से 33% आपको ये जो है पेपर 2 ये क्वालिफाइंग है, इसके लिए कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं बनेगा, और ये आपका जो है क्वालिफाइंग है, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करेगा अगले राउंड के लिए, और इसमें आपको 33% नंबर चाहिए, यानी कि 200 नंबर का पेपर है तो आपको 66.66 नंबर चाहिए आपको। इसमें क्वेश्चन जो होंगे इसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू बेस होंगे, और ये कैंडिडेट को जरूरी है कि दोनों पेपर में अपीयर हो प्रीलिम्स के। अगर वो दोनों में से सिर्फ एक में अगर आप किसी एक पेपर को, माने पेपर 1 को देते हैं, पेपर 2 को नहीं देते हैं, अरे पेपर 1 आप कई कई ऐसे होते हैं जो पेपर 1 देते हैं और फिर सोचते हैं कि पेपर 1 उनका खराब चला गया तो पेपर 2 में नहीं बैठेंगे, जिससे उनका अटेम्प्ट बच जाए, पर ऐसा नहीं है, आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। आप पेपर 1 भी दे दें आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, तो ये चीज़ है। और पेपर 2 आपको दोनों पेपर देना है।
मेन एग्जामिनेशन वही चीज़ है। मेन एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है इसमें ये पता चलेगा आपको। ये सिर्फ आपका ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड देखते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ को लेकर आपके पास डेप्थ कितना कितना डेप्थ में आप जा सकते हैं, वो चीज़ें। जो नेचर स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का जनरल स्टडी पेपर 2 से पेपर 5 का, वो आपका जो है एक देखा जाएगा सिर्फ कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो उस पर आंसर लिख सकता है उस पर बिना किसी स्पेशलाइज स्टडी के, उसकी समझ कितनी है। वो क्वेश्चन जो होगी इस तरह के टेस्ट करेंगे आपको जनरल अवेयरनेस को अलग अलग तरह के सब्जेक्ट में, जो कि आपका सिविल सर्विस के करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। और कैंडिडेट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उनकी एनालिसिस करने के लिए उनके अंदर एबिलिटी कितनी है, और जो भी सोशियो इकोनॉमिक गोल होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव और डिमांड्स को लेकर उनकी समझ कितनी है। जिससे कि एक विवादास्पद जो चीज़ें होती हैं उस पर, जैसे कि वुमेन और वुमेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए किसी भी सर्विस में, पार्लियामेंट में, कहीं पे भी। तो इस तरह का क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो होती है वो उस तरह का सिचुएशन दिया जाएगा, और आपको जो है इस पर बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही क्लियर आंसर देना है, एकदम क्लियर होना चाहिए आपका आंसर। जो स्कोप होगा इस सिलेबस का, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 6 और 7 आपका ऑप्शनल होगा एग्जामिनेशन का, वो आपको ऑनर्स डिग्री का होगा। मतलब जो आपका जो बैचलर डिग्री है उससे हाई, और लोअर होगा आपकी मास्टर डिग्री से। तो ये समझ लीजिए, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल साइंस, लॉ और इस तरह के लेवल के हैं, तो आपका जो बैचलर डिग्री के ही अकॉर्डिंग होगा। क्वालिफाइंग पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश, इसमें पैटर्न की बात करें तो क्वालिफाइंग मैंने बताया था। तो इंडियन लैंग्वेज आप जैसे इंडियन लैंग्वेज मैंने बताया था कि 8 शेड्यूल में जो दिया गया है वो, और ये तो इंग्लिश का होगा। तो इसमें आपको कंप्रिहेंसिव देना है, प्रेसी राइटिंग देना है, शॉर्ट आपको वोकेबुलरी वगैरह चेक किया जाएगा, इसमें वोकेबुलरी का शॉर्ट ऐसे दिया जाए पूछा जाएगा। इंडियन लैंग्वेजेस में भी सेम चीज़ें, प्रेसी राइटिंग किया जाएगा। प्रेसी राइटिंग को पता ही होगा, प्रेसी राइटिंग नहीं पता होगा तो बोलिएगा, हम इस पर वीडियो बना देंगे एक अलग से। यूज एंड वोकेबुलरी, शॉर्ट, यही सारी चीज़ें, मतलब इसमें कुछ अलग से बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं है। ट्रांसलेशन आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंग्लिश से अलग लगी इंडियन लैंग्वेज में करिए, आपकी समझ कितनी है ये जानने के लिए। देखिए पेपर जो होंगे इंडियन लैंग्वेज में वो इंग्लिश के में ही होंगे, बिसाइड्स अगर ट्रांसलेशन के पार्ट को छोड़ दिया जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही वहाँ जवाब देना है। और जो आपका इंडियन लैंग्वेज में जो लैंग्वेज चुनी है सिर्फ उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में जवाब देना है, सिर्फ जहाँ ट्रांसलेशन का पार्ट इन्वॉल्व है वहाँ आपको इंग्लिश का यूज़ करना है। ये चीज़ है, यही सारी चीज़ें हैं। अब पेपर 1 देखिए ऐसे है, इसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से लेके। अब इसमें देखिए पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका जो इंडियन हेरिटेज कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसके बारे में पूरा डिटेल है ये सारा। और पेपर 3 आपका जो है गवर्नेंस है, पेपर 3 जनरल स्टडीज 2, तो इसमें आता है गवर्नेंस, आता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसको आप लोग जो है पॉज करके देख लीजिएगा, पॉज करके इसको देख लीजिएगा, नहीं तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 4 की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, इसमें बेसिकली इन्वायरमेंट रहता है, इकोनॉमी रहती है, और आपका जो है सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट अलग टॉपिक है, और साइंस एंड टेक होता है, साइंस एंड टेक, ये सारी चीज़ें। तो इसको भी आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। अब पेपर 5 की बात करते हैं तो एथिक्स, नेगेटिव एप्टीट्यूड वही सेम है। तो इसमें भी सारी चीज़ें, अब एथिकल आपका देखा जाएगा, एथिक्स का आपके पास मोरल नॉलेज कितनी है, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बाकी आपका ऑप्शनल है, आप उसको मिल जाएगा, वो ऑप्शनल का हमने नहीं इसमें इंक्लूड किया है। तो ये सारा चीज़ था हमारे, जो हमने आपको बता दिया कि सारे नोटिफिकेशन के बारे में। हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ और अंडरस्टैंडिंग इस एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी बढ़ गई होगी। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें छोड़ी, मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया कि जिससे आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी वीडियो जो है लंबी हो गई है। पर कोई बात नहीं, आप 2x स्पीड पे इसको देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। ये हमने जो नोटिफिकेशन समझाई ये IAS का है। अगर आप चाहते हैं कि हम IFS पे वीडियो बनाएं तो कमेंट में सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को जाके हमारे बाकी वीडियोस को देखिए, जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे और लोगों तक को इसका जो है लाभ मिल पाए। UPSC कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है, और इसमें एनसीईआरटी इंडिया भी चल रहा है प्रेजेंट में। तो आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा जो है UGC नेट सोशल वर्क पेज पे भी वीडियो चल रही है, तो उसको भी देख लीजिएगा नहीं देखे होंगे तो। और लाइब्रेरी साइंस पे वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो वो भी देख लीजिएगा। तो सारी चीज़ चल रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं यहाँ से। अगर आपको IFS पे वीडियो चाहिए तो हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में उसको जरूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अभी यहाँ से। जय हिंद दोस्तों।